नमस्कार। शेयर बाजार में पैसा लगाना कई लोगों के लिए एक मुश्किल सफर हो सकता है, खास तौर पर तब जब किसी को अपने विश्वास और सिद्धांतों का भी ध्यान रखना हो। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि अपनी आस्था के उसूलों पर चलते हुए शेयर बाजार में कैसे निवेश किया जा सकता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि भाई शेयर बाजार तो एक समुंदर की तरह है। इसमें अनगिनत मौके हैं, लेकिन एक आस्थावान निवेशक के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हम इन 6 हिस्सों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले निवेश की भूल भुलैया को समझेंगे, फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे निषिद्ध रास्तों को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि और किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। फिर स्टॉक्स के जायज़ रास्ते पर बात करेंगे, एक निवेशक के लिए क्या टूल किट ज़रूरी है वो देखेंगे, और आखिर में सब कुछ एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और देखिए, किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से रास्तों पर नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं निषिद्ध रास्तों की, और इसमें पहला नाम आता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का। तो ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस, जिन्हें एफएनओ भी कहते हैं, आखिर हैं क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये भविष्य में होने वाले सौदे का एक वादा है। मतलब दो पार्टियां आज ही ये तय कर लेती हैं कि वो भविष्य में एक खास तारीख पर एक खास कीमत पर किसी चीज का लेन देन करेंगी, भले ही उस वक्त बाजार में उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस्लामी वित्त के जो जानकार हैं उन्होंने एक मत होकर इस तरह के सौदों को पूरी तरह से नाजायज यानी हराम करार दिया है। इसमें कोई अगर मगर या लेकिन वाली बात नहीं है, फैसला बिल्कुल साफ है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे 4 बड़ी और ठोस वजह हैं। पहली वजह, इसमें अक्सर ब्रोकर से जो पैसा उधार मिलता है उस पर ब्याज लगता है। दूसरी, इसमें उस चीज को बेचा जाता है जिस पर बेचने वाले का कब्जा ही नहीं है। सोचिए, किसी ने कार बेचने का सौदा कर लिया, पैसे भी ले लिए, पर कार अभी तक उसके पास आई ही नहीं। ये कुछ वैसा ही मामला है। तीसरा, ये कर्ज के बदले कर्ज का सौदा बन जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इसका असल मकसद निवेश या व्यापार होता ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ कीमतों पर सट्टा लगाना होता है। और यही बात इसे सट्टेबाजी या जुए जैसा बना देती है। यहाँ असल में कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं जा रहा है। ये तो बस नंबरों का एक खेल है, जहाँ कीमतों के घटने बढ़ने पर दांव लगाकर जो भी फर्क आता है उसका निपटारा किया जाता है। मकसद सामान का लेन देन करना है ही नहीं। अच्छा, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अलावा भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो एक आस्थावान निवेशक के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। चलिए अब अपने तीसरे खंड में उन्हीं पर नजर डालते हैं कि और किन चीजों से बचना है। एक नाम आता है कमोडिटीज ट्रेडिंग का। वैसे तो इसका मतलब होता है कच्चे माल जैसे सोना, चांदी या कच्चे तेल में व्यापार करना, लेकिन यहाँ एक पेंच है। शेयर बाजार में इसका मतलब अक्सर इन चीज़ों के सिर्फ कागजी कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यापार करना होता है। इसमें असल में कोई सोना खरीदकर घर नहीं ले जा रहा होता। और बस यही बात इसे गड़बड़ बना देती है, क्योंकि इसमें भी संपत्ति पर असल कब्जा तो होता नहीं है। इसलिए बाजार में इस तरह की कमोडिटी ट्रेडिंग का तरीका भी बिल्कुल फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसा ही हो जाता है, और इसी वजह से इसे भी नाजायज माना जाता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स की। इनको आप एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह समझ सकते हैं। फंड मैनेजर्स सबका पैसा इकट्ठा करते हैं और उसे कई अलग अलग जगहों पर लगा देते हैं, लेकिन उनकी चिंता सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होती है। वो ये नहीं देखते कि निवेश जायज़ है या नाजायज़। तो होता ये है कि उस मिक्सर में हलाल और हराम सब कुछ एक साथ पिस जाता है। तो अगर इतने सारे रास्ते बंद हैं, तो फिर एक आस्थावान निवेशक आखिर करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? यहीं से हम अपने चौथे और सबसे जरूरी हिस्से में आते हैं, वो रास्ता जो खुला है, और वो है स्टॉक्स का रास्ता। स्टॉक्स या इक्विटी का सिद्धांत बहुत ही सीधा और साफ है। जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी या मालिकी खरीद रहा होता है। और स्टॉक्स के जायज होने का सबसे बुनियादी नियम सीधे सीधे कंपनी के काम से जुड़ा है। अगर किसी कंपनी का मेन बिजनेस, मान लीजिए शराब बनाना या ब्याज पर पैसा देना है, जो कि हराम है, तो उसका स्टॉक भी हराम होगा। वहीं अगर कंपनी का बिजनेस हलाल है तो उसका स्टॉक जायज हो सकता है। इसीलिए निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी हो जाता है।
चलिए अब थियरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। स्टॉक्स में निवेश शुरू करने के लिए आखिर किन औजारों यानी टूल्स की जरूरत पड़ती है? यही है हमारे 5वें खंड का विषय, निवेशक का टूल किट। भारत में शेयर खरीदने और बेचने के लिए मुख्य तौर पर 3 तरह के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। एक तो अपना बैंक अकाउंट, जिससे पैसों का लेन देन होगा। दूसरा एक ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे बाजार में खरीदने या बेचने का ऑर्डर दिया जाता है। और तीसरा एक डीमैट अकाउंट, जिसमें खरीदे हुए शेयर्स को रखा जाता है। डीमैट अकाउंट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल तिजोरी मान लेना। जैसे पहले के जमाने में लोग शेयर के सर्टिफिकेट अपनी तिजोरी में संभाल कर रखते थे, आज के दौर में वही शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस डीमैट खाते में पूरी तरह से महफूज रहते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी नियम को समझते हैं, जिसे कहते हैं T+2। यहाँ T का मतलब है ट्रेडिंग का दिन, यानी जिस दिन सौदा हुआ, और +2 का मतलब है उसके बाद के 2 कामकाजी दिन। भारत में शेयर खरीदने के बाद उसे आपकी डिजिटल तिजोरी में आने में, यानी उस पर आपका असल कब्जा होने में इतना वक्त लगता है। और ये कब्जा इस्लामी वित्त का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। जब तक T+2 सेटलमेंट पूरा नहीं हो जाता, यानी जब तक शेयर पूरी तरह से आपकी डिजिटल तिजोरी में पहुंच नहीं जाते, तब तक आप उसके मालिक नहीं बने हैं। और जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसे बेचना जायज़ नहीं है। ये इतना सीधा सा नियम है। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने इन सभी ज़रूरी बातों को समझ लिया है, तो चलिए हमारे आखिरी खंड में सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं, ताकि हर बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। पेश है हमारी अंतिम चेकलिस्ट। ये टेबल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस साफ तौर पर नाजायज़। बाजार वाली कमोडिटीज ट्रेडिंग, जिसमें असल कब्जा नहीं होता, वो भी नाजायज़। म्यूचुअल फंड्स और ETFs आमतौर पर नाजायज़, क्योंकि वो हलाल हराम की छंटाई ही नहीं करते। सिर्फ स्टॉक्स या इक्विटी ही वो रास्ता है जो सही जांच पड़ताल और कुछ शर्तों के साथ जायज़ हो सकता है। और सिर्फ आस्था के लिहाज से ही नहीं, एक प्रैक्टिकल चेतावनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है, ये चीज़ें खतरनाक भी हैं। लोगों का पैसा इनमें बहुत जल्दी डूब जाता है, मिनटों और सेकंडों में। तो नाजायज़ होने के साथ साथ फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे साधन आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। तो ये समझना कि किन रास्तों से हर हाल में बचना है, इस सफ़र का पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है। लेकिन इसके बाद जो असली सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो रास्ता जायज़ है, उसे खोजने का और उस पर सही तरीके से चलने का तरीका क्या है।